हमारे चैनल में मेक लर्निंग श्योर। आज मैं आपके सामने पाठ नंबर 10 जो कि क्षितिज का भाग 2 है, आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर। इसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश और इस पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। आज मैं आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल बताऊंगा। आज पहले मैं आपको इसकी समरी पढ़ाऊंगा जो आपका फर्स्ट पेज दिया गया है चैप्टर का। ये चैप्टर नंबर 10 है, आपको जैसे दिख भी रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो हम इसको अपना टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, फटाफट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं, इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में हुआ। यहाँ पे इन्होंने दिया गया है 1947 में इनका जन्म हुआ, इंदौर में हुआ। मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो राजस्थान में बीता इनका जो बचपन और नौकरी है इनकी सारा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका की संपादिका से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने एक इनकी संपादिका का नाम दिया हुआ है, जो इनका है पत्रिकाएं से जुड़े हुए हैं जिनको से, इसका नाम है वसुधा। 8वें दशक के उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। यहाँ पे इसने कहा ये महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे दिन अच्छे भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। यहाँ पे इनके 13 कहानी संग्रह हैं, उनमें से कुछ एक के नाम दिए गए हैं इनमें। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। इनके 2 उपन्यास भी हैं जिनका नाम है बीच में विनय और दूसरे का नाम है ईंधन। उन्हें पहले सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। यहाँ पे उनका पुरस्कार भी दिया, बता दिया कि मैंने क्या क्या पुरस्कार मिले गए हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया है। इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, वैसे बनते हैं तो आते नहीं है पेपर में। HBSC बोर्ड में आते हो पता नहीं, लेकिन CBSE बोर्ड में नहीं आते। तो जो ये पैराग्राफ दिया गया है ये है जो लेखक की काव्य शैली है, ये उस कमी से है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के खिलाफ चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार स्वरचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी का वाचिक परंपरा को समृद्ध करता है। यहाँ पे इनकी जो काव्य शैली है वो दी गई है, मैं बताई गई है। तो ये कोई खास मैटर नहीं करते जो इनकी काव्य शैली है, पर लेकिन इनकी काव्य शैली में पूछ लिया जाता है उनकी काव्य शैली कहा क्या गया है, तो हम ये सब कुछ लिखेंगे उसमें, अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे उसको हम। ठीक है, तो हम आगे इसमें पढ़ते हैं। अब जो इस चैप्टर का सारा सार है, मतलब कि ये है जो है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। इसको अच्छे से समझना ही पड़ेगा तो इस चैप्टर को समझ में आएगा आपको। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। इसने कहा है जो चारों तरफ से घिरा होता है उससे भूभाग नहीं कहा जाता। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने वाले का नाम ही देशभक्त है। इसमें कहा है देशभक्ति उसे कहा गया है जो नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब के समृद्धि के लिए, मतलब कि इन सबको बढ़ाने के लिए जो प्रयास करता है उसका नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा, यहाँ पे चैप्टर का नाम भी दे दिया इसने। कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और इसने बता दिया कि कहानी में है क्या। इसने कहा है कि जो कहानी है इसमें बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। बड़े नहीं तो मतलब कि बूढ़े भी नहीं, सब कुछ शामिल है इसमें, अमीर गरीब। और जो इसका बीच में लाइन आया था कि करोड़ों नागरिकों के योगदान से करती है, संबोधित ये, तो उसका मतलब है कि हम सबको अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ प्रयास, कुछ ना कुछ योगदान देना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से योगदान देंगे तो हमारा देश अच्छा समृद्ध बनेगा। तो अब हम अपने इस चैप्टर पे आ चुके हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम, बिल्कुल अच्छे से रीड करेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है वैसे तो। इसका नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से
कॉलोनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यहाँ पे एक कस्बा दिया गया है और एक हवलदार साहब दिए गए हैं जो हर 15वें दिन में कस्बे से गुजरा करते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। इसने यहाँ पे भी ये कहा है कस्बा कोई बड़ा नहीं था जिसे मकान कहा जाए, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। एक बाजार भी था वहाँ पे छोटा सा। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल। अब यहाँ पे कस्बे की विशेषताएं बता रहा है क्या क्या है। कस्बे में लड़के का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और 1 ठो नगर पालिका भी थी। इसने क्या क्या कहा, एक तो लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था छोटा सा, 2 ओपन एयर सिनेमाघर भी थे और 1 ठो का मतलब है 1 या 2 ही नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी। अब यहाँ पे इस नगर पालिका के काम तभी क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सिविलियन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, लगवाई किसने अगर आप पेपर में आ जाए तो? एक उत्साही बोर्ड या फिर प्रशासनिक अधिकारी ने। ठीक है, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ये हिस्सा जो है यहाँ पे हमें पता चलेगा आगे। ठीक है, इसने यहाँ पे बताया हमें। पूरी बात तो भाई अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपाहों और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने के कारण घड़ियों में शासन की समाप्ति की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने मूर्ति को महीने भर में पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जो कि मैं इसको समझाता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से। इसमें इसने कहा क्या है? इसने कहा है कि मूर्ति अच्छी होने के ना कारण क्या रहे होंगे, चाहे तो गांव के लोगों के पास कोई जानकारी नहीं होगी अच्छी, ठीक है, और उनके पास से बजट नहीं होगा, जितनी उनको मूर्ति थी जरूरत थी उन्होंने उतना बनवा लिया, बजट नहीं होना, चाहे इसीलिए उनका समय ज़्यादा से ज़्यादा उपाहों का मतलब है वाद विवाद या फिर और चिट्ठी में बीत गया होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने वाला, शासन अवधि का मतलब होता है जो शासन काल होता है, जैसे इंडिया में हमारा 5 साल का होता है, तो क्या पता उनका शासन खत्म होता होगा कि घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, तो शासन अवधि खत्म होती होगी तो इसलिए किसी स्थानीय कलाकार को ही दे दिया। और अंत में कस्बे के हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, अब यहाँ पे किसी एक ड्राइंग मास्टर का भी इन्होंने अपना लिया है करेक्टर, मान लीजिए मोतीलाल, उनका नाम भी दे दिया है मोतीलाल को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। उन्होंने यहाँ पे दिया भी है कि भाई मूर्तिलाल जो था उसने यह कहा था कि वह मूर्ति को 1 महीने में बनाकर उनको दे देगा। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी। अब यहाँ पे इसने कहा है संगमरमर की मूर्ति थी, यहाँ पे इसने यहाँ पे ऊपर भी दिया था ना, कहाँ एक सेकेंड, मूर्ति संगमरमर की थी, टॉपिक की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यहाँ पे उसने उसकी हाइट दे दिया है। हाँ देखो ये रहा, इधर एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, ठीक है, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, मासूम और अच्छे लग रहे थे। वो फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, मतलब कि जो लोग उन मूर्ति को देख रहे थे उनके मन में दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो के वगैरह की नारे उनको याद आ रहे थे। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटक रही थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या नहीं, चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब इन्होंने कहा था ना कि वे मूर्ति संगमरमर की थी, यहाँ पे कहा इसने कहा तो चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के, अब थोड़ा नीचे स्लाइड पे चलते हैं हम, एक सामान्य और सचमुच के
चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। पहली बार जब मूर्ति को देखा तो क्या कौन सा चश्मा था उसमें? काला मोटा चौड़ा फ्रेम। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। इन्होंने यहाँ पे कटाक्ष करते हुए कहा है लोगों को कि भाई चश्मा रियल और मूर्ति पत्थर की। तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। यहाँ पे ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास रहा होगा, यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। जो लोगों का वहाँ का उनका प्रयास था, ये सराहनीय ही कहना चाहिए। मैं तो मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं है, यह भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यहाँ पे इसने अब एक थोड़ा सा कटाक्ष और किया हवलदार साहब ने यहाँ पर। तो ये आगे करती है। मजाक इसने बताया यहाँ पर, जो मूर्ति है वो मजाक नहीं है कोई, वो उसकी भावना है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम चकोर चश्मा था, अब तार के गोल फ्रेम गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक मतलब कि उनके अंदर आश्चर्य कुछ उठा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। यहाँ पे इसने ये लाइन भी कह दी कटाक्ष में ही, मूर्ति चश्मा तो बदल ही सकती है अगर कपड़े नहीं बदल सकती तो। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई इस कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। इस बार कौतुक दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो यहाँ पर जो हवलदार साहब हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं पान वाले से, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारा चश्मा जो नेताजी पर आंखों पर लगा हुआ है वो बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। ये दो चार सेंटेंस हैं दिए हुए यहाँ पे, इन थोड़ा गौर से समझना। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। अब यहाँ पर इसने यहाँ पे दिया भी है तो उसे मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यहाँ पे इस बात को करता है, यह कहता है कि अगर कभी कोई ग्राहक आता है और उसे वही मूर्ति पर जो चश्मा है वो चाहिए तो वह मूर्ति से उतार देता है और वहाँ पे कोई और चश्मा फिट कर देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बहुत ही बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार का मतलब ज़रूरत होती है, जैसा मूर्ति पर लगा हो, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लेकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, हम इसको अंडरलाइन करते चलते हैं। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने
पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला, दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। कथरे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर की। अब हम इसको अंडरलाइन करेंगे, मेन में लाइन है यहाँ पे। लेकिन पत्थर की पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। तो यहाँ पर ये पूछ लेता है कि भाई चश्मा न होने के कारण क्या क्या थे। तो हम इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा ये लिखेंगे। ये एनसीईआरटी से अलग बता रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं बीच बीच में। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। अब आप ये देख रहे होंगे, कौतुक भरा पहले भी आया था वर्ड। कौतुक का मतलब है आश्चर्यजनक। उन्हें दर्द सा हो रहा था अंदर से। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान वाले के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समस्त नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? भूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले था। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ की मुंह से 1.5 इंच दूर रखकर उसने हालदार को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। तो ये उसके कटाक्ष भरे वाक्य थे जो कि पान वाले ने उनसे कहे, हालदार साहब से। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इसी मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मतलब हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, यहाँ पे जो एंट्री दिखा दी गई है उसकी चश्मे वाले की, और उनका सारा जो व्यक्तित्व है वो बताया गया है यहाँ पे। गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लेकर लिए अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं आगे। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। काम भी, आगे चलते हैं, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब यहाँ पे समय दे दिए गए, वो कब तक आते थे। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कारण क्षण देने के लिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल वर्ड आ गया यहाँ जो ये सेंटेंस आया है, तो बताता हूँ मैं आपको इसे। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता देने के लिए, मतलब कि उन्होंने कहा है वो कुछ कुछ तो आश्चर्य होते थे और कुछ कुछ खुश भी होते थे कि लंगड़ा आदमी इतनी देशभक्ति करता है, अपना इतना सहयोग देता है।
वह इसी बारे में आश्चर्यचकित रहते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की दुकान बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पूछे मुड़कर मुंह का पान नीचे चुका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सीरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये 2 लाइनें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये क्वेश्चन भी आएगा आपके एनसीईआरटी में। और कुछ नहीं पूछ पाया हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम सा। अब इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना अपनी एनसीईआरटी बुक में। अब क्या होगा उस कौम का जो देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने पर भी हंसती है। मतलब कि जो व्यक्ति अपना सारा कुछ, घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ अपने देश के ऊपर योगदान कर देता है, उस देश का क्या होगा। और लोग उसकी भी हंसी उड़ाते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुख हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आ गया कि, नीचे स्लाइड पे चलते हैं हम, ख्याल आ गया कि कस्बे की हृदय स्थली में, कस्बे की हृदय स्थली का मतलब है जो बीचों बीच है, मतलब कि वहाँ पे चौराहे में सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित, ये वर्ड भी थोड़ा सा है मुश्किल सा। प्रतिष्ठापित का मतलब होता है कि यहाँ पे स्थित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधा निकल जाएंगे। ड्राइवर ने से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें, अब हम इसको अंडरलाइन करते चलेंगे जो सारा मेन है ये, मजबूर आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते, आप इस सारे को अंडरलाइन कर ही लेना क्योंकि पाठ का बहुत ज़्यादा सार है ये भी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते, हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों में मूर्ति की तरफ लपके और अपनी सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब यहाँ पे दिया गया है कि जब क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे कि जब हवलदार साहब ने मूर्ति को देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? अब इसका आंसर आपको नीचे वाले इसमें मिलेगा। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जिसे बच्चे भी बना लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि मूर्ति पर आखिरी समय जब हवलदार साहब ने देखा तो वहाँ पर कौन सा चश्मा था? सरकंडे का चश्मा, जैसा बच्चे भी बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें नम हो गई। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पाठ की समाप्ति करी गई है कि उनकी आंखें नम हो गई और ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। और जो इसके प्रश्न के अभ्यास हैं दिए हुए नीचे, हम आपको इनको अलग वीडियो बना के देंगे। आपको न ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, ये सारे आपको क्वेश्चन हम कराएंगे, आपको इनके सबके आंसर भी की फ़ोटो भी देंगे। ठीक है, तो आप हम जुड़े रहें, मेक लर्निंग श्योर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू आपका बहुत बहुत।